हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज के इस एपिसोड को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, जिसकी एंडिंग हमने की थी जब विंग वांग जी से कह रहा था कि वो एक आखिरी मौका देकर देखेगा कि वो इन लोगों पर भरोसा कर भी सकता है या नहीं। और वांग जी ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो विंग को यकीन दिला के रहेगा कि वो विंग के भरोसे के लायक है। इसलिए विंग के साथ वांग जी अकेला ही निकल गया था। कार बस चलती जा रही थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वांग जी जैसे घबराहट हो रही थी। वो थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि वो विंग को उतना तो जानता है कि ये बहुत टेढ़ी खीर है, कोई सिंपल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। कितना ख़तरनाक हो सकता है इसका अंदाज़ा उसे है। और जिस रास्ते पर वो लोग चल रहे हैं वो रास्ता कहाँ जाता है उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो वांग जी को लग रहा था, पर वो खुद से बार बार ये कह रहा था कि ये तो नहीं हो सकता। भला वी बुशान उस जगह पर क्यों ही जाएगा और वो वांग जी को वहाँ लेकर क्यों जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके प्लान पर तो पानी पानी फिर जाएगा ना। पर फिर भी वो खुद से कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो, उसे अब विंग का भरोसा तो जीतना ही होगा, क्योंकि अब उसकी जो डूबती नैया है उसे पार लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ विभूषण कर सकता है। विभूषण ही है एक ऐसा इंसान जो उसकी अब मदद कर सकता है। कोई और अब उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई और उसके लिए अब कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय विभूषण के। इसलिए उसे वो भरोसा तो जीतना ही होगा। दूसरा विंग, जिसके दिमाग में कोई दूसरा थॉट था ही नहीं, उसे तो रिस्क लेने की जैसे आदत बन चुकी है। अपनी जान को बार बार ख़तरे में डालना उसे बहुत अच्छा जो लगता है, मज़ा आता है उसे ऐसा करके। इसलिए वो सीधे वहाँ पहुँच गया था जो उसके सबसे बड़े वाले दुश्मन थे, उस जगह पर जहाँ पर विंग अक्सर नहीं जाया करता है। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी किसी और को भेजा करता है, इसलिए नहीं क्योंकि विंग को डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी कभी इच्छा ही नहीं हुई। पर इतनी ख़तरनाक जगह पर वो अकेला वांग जी को लेकर आया है, उस इंसान को जिसके ऊपर विंग को बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो इंसान जो विंग को किसी भी पल धोखा दे सकता है, उस इंसान ने विंग को धोखा देकर उसका भरोसा जीतकर उसे अपने झांसे में फंसाया और पूरे 1 हफ्ते तक उसे अपने घर में बंद रखा था। हालांकि ये विंग खुद से भी वहाँ रहा था ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, पर उसे कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली नहीं थी। पर खैर, अभी वो बस देख रहा था, चल रहा था। कार एक जगह जाकर रुक जाती है। वो जगह देखने में बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और वो लोग बहुत अजीब हैं। सब लोग एक तरीके से गैंगस्टर की तरह नज़र आ रहे हैं। कोई भी उनमें से डिसेंट नहीं लग रहा था। विंग अपने कार का डोर ओपन करके वहाँ से निकलता है और वांग जी उसके पीछे पीछे आता है। वो एक बहुत बड़ा बार था, उस बार में बहुत सारा इलीगल काम होते हैं, ये तो देखकर ही पता चल रहा था। विंग अपना कार्ड निकाल के और चला जाता है अंदर। विंग के पीछे पीछे वांग जी भी जाता है। वो लोग अंदर आ चुके थे और ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है, उसे पता है, क्योंकि ये उसके दुश्मन का इलाका है। ये बार भी तो उसके दुश्मनों का है और वो इस जगह पर अब जाके आया है। ये जिन्स का बार था, जहाँ पर आना विंग के लिए ख़तरे से खाली नहीं था। विंग सीधे वहाँ से निकल के मेन हॉल में जा रहा था, जहाँ पे बिल्कुल कोई भी डिसेंट व्यक्ति उसे नहीं मिल सकता। वहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वो किसी अनडिसेंट काम के लिए ही जाता है। कोई इनडिसेंट काम जो होता है उसके लिए, लीगल काम के लिए ही वो वहाँ जाएगा। विंग वहाँ जा रहा था, उस वीआईपी एरिया में जहाँ पे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स रहा करते हैं। फाइनली विंग वहाँ पहुँच गया था। अभी भी वांग जी बस देख रहा था और वांग जी के हाथों से तो अब पसीना भी छूटने लगा था, क्योंकि उसे एहसास था कि अब क्या हो सकता है। पर वो फिर भी खुद से कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो, उसे विंग को प्रोटेक्ट तो करना ही होगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। विंग सीधे काउंटर पे जाके बैठ करके अपने लिए वाइन ऑर्डर करता है। वहाँ जो ओमेगा बहुत ही रिवीलिंग कपड़ों में खड़ा हुआ था सर्विस के लिए, वो विंग को देखकर कहता है, कौन सा वाला ड्रिंक लेंगे साहब। विंग अपना ड्रिंक बताता है और वो ओमेगा सीधे जाकर किसी और को बोलता है। अब एक अल्फ़ा वहाँ आ गया था जो शर्टलेस था।
ऐसा लगता है ये बार लोगों को बहुत ज़्यादा रिझाने के लिए है। इस वीआईपी एरिया में भी हद से ज़्यादा अजीब लोग हैं। हमारे लिए अजीब पर मोस्टली कॉमन है, क्योंकि ओमेगास जो बहुत रिवीलिंग कपड़े में हैं, और अल्फाज भी। यहाँ काफ़ी सारे ओमेगास हैं जिन्हें अल्फाज सर्व करते हैं, और अल्फाज को ओमेगास। वैसे ही एक अल्फा जिसने अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई थी और उसने जो बॉक्सेस डाले हुए थे वो भी रिवीलिंग थे। वो अल्फा दिखने में काफ़ी हैंडसम था। सीधा वो अल्फा आकर विंग को अप्रोच करते हुए उसे वो वाइन देता है। विंग बहुत ही नज़ाकत के साथ उस वाइन को उठाता है। ऐसा नहीं है कि वो सड्यूस कर रहा है सामने वाले इंसान को, बिल्कुल नहीं, पर विंग का ऑरा ही ऐसा है कि कोई भी सड्यूस अपने आप हो जाएगा। इतना सेडक्टिव जो लगता है विंग, और लगे भी क्यों नहीं, उसका ऑरा इतना ख़तरनाक जो है। वांग जी बस देख रहा था। विंग अपनी वाइन ख़त्म करने के बाद उस वेटर से कुछ कहता है और वो वेटर तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो उस वेटर के साथ में कोई दूसरा इंसान भी आता है और वांग जी इस इंसान को जानता है। जिन जिशुआन से विंग क्यों मिल रहा है? आखिर विंग को इससे क्या काम है? और विंग को देखते ही जिन जिशुआन तो उसे गोली मार देगा। वांग जी विंग के पास में खड़ा हुआ था। जिन जिशुआन विशान को देखकर उसके पास आके कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सीधे शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए आ जाओगे। विंग कहता है, तुम्हारे जैसे ग्रुप में शेर नहीं गीदड़ रहते हैं। शेर जहाँ जाता है वो अकेला जाता है, अकेला ही लोगों को मार गिराता है और उनके खून से नहाता है। जिन जिशुआन बस एक स्मिक के साथ विंग को देख रहा था और कहता है, वैसे तुम्हें याद तो है ना, तुम भी एक ओमेगा हो। तुम एक ओमेगा होकर इतने सारे अल्फाओं के बीच अकेले चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? विंग इस बात के लिए कुछ नहीं कहता है। उसकी आंखों का इशारा ही बता रहा था कि डर तो उसकी डिक्शनरी में भी कभी ये शब्द नहीं आता। जिन जिशुआन बहुत फ्यूरियस हो गया था। वो अपने पास से ही वाइन का ग्लास उठा के कहता है, तो ये वाइन तुम्हारे लिए। अपने दुश्मन के साथ वाइन पीने का मौका पहली बार मिल रहा है तुम्हें, और शायद आखिरी बार। विंग कहता है, बात तो तुमने सही कही है, ये मौका आखिरी बार ही है। विंग की उस डेविल स्माइल को देखकर जिन जिशुआन अंदर से काँप गया था, क्योंकि इसका मतलब कुछ और ही था। जिन जिशुआन तुरंत सबको अलर्ट करते हुए कहता है, गाइस पैकअप, जल्दी देखो हमारे आसपास कोई और है कि नहीं। ये अकेला आया है या किसी और को अपने साथ लेकर आया है। पूरे आसपास सब जगह नज़र डालो। कोई भी अगर इंसान तुम्हें सस्पिशियस दिखता है तुरंत उसे गोली मार दो, जिंदा मत छोड़ना। पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशान के आसपास के लोगों को मैं ज़िंदा देखना ही नहीं चाहता। और तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझते हो ना अपने आप को, पर तुम हो नहीं। अब तुम्हें समझ आएगा कि क्या होता है असल में किसी अल्फा से पंगा लेने का नतीजा। और आज तुम्हें सच में एहसास हो जाएगा कि तुम एक ओमेगा हो। विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, पर धीरे धीरे उसे अपनी बॉडी में हीट महसूस हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। वो तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। तो क्या हुआ? इसका मतलब उसने जो अभी वाइन पी थी, जो उस वेटर ने उसे दी, उसमें कुछ गड़बड़ थी। पर उस वेटर को कैसे पता कि ये विंग है? अरे विंग तो विंग है ना, उसे तो हर कोई जानता है। विंग कैसे भूल गया? और यहाँ के हर एक व्यक्ति ने उसे उसका चेहरा देखते ही पहचान लिया होगा। विंग ने फिर गलती की, पर अभी वो पैनिक नहीं किया हुआ था। वो बस वहीं बैठा हुआ था। विंग ने अपने शर्ट के 2 बटन को खोल दिया था और वो अपनी कॉलर को हिलाते हुए बोल रहा था, कितना बेकार बार है, यहाँ कोई एसी भी नहीं है। जिन जिशुआन कहता है, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है भूचाल, उसके बावजूद भी तुम्हें एसी की पड़ी हुई है। तुम जैसा ओमेगा नहीं देखा मैंने। विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। बस वो अपने सर पर आ रहे उस पसीने को अपने हाथ में लिए हुए हैंकरचीफ से साफ़ कर रहा था। कुछ देर बाद वो पीछे मुड़ता है, वांग जी की तरफ इशारा करता है। वांग जी 2 कदम आगे आता है और विंग उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचकर अपनी चेस्ट पर रख देता है। उफ़, ये नज़ारा
ये मोमेंट, ये सीन, वहाँ खड़े हर एक की आँख में ऐसा था कि यकीन नहीं होगा उन्हें वी वुशान किसी अल्फ़ा को खुद को छूने देगा, वो भी ऐसे सबके सामने, वो भी उनके दुश्मनों के इलाके में। और ये अल्फ़ा उसके लिए बहुत स्पेशल होगा शायद। जिनजुशान के लोगों ने सीधा वांग जी के सर पर बहुत सारी गन पॉइंट कर दी थी। विंग के ऊपर अभी भी एक भी गन नहीं थी, वो सारी गन तो वांग जी के ऊपर पॉइंट की गई थी। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, तुमने तो कहा था तुम्हें मेरे साथ खेलने में मज़ा आता है, अब खेल के दिखाओ। भरोसा जीतना है ना तुम्हें मेरा, जीत के दिखाओ। विंग की बात सुनकर वांग जी स्पीचलेस था। दुश्मन के इलाके में अकेले ला करके विंग खुद ड्रग्ड हो गया है, उसको ड्रग दे दिया गया है। और वांग जी, हालांकि वो एक अल्फ़ा है, फिर विंग से कम पावरफुल है। और विंग इतना पावरफुल होने के बाद भी वहाँ पे आराम से बैठा हुआ है और सारे गन उसके ऊपर पॉइंट कर दी गई हैं। और विंग बोल रहा है कि अब वांग जी उसका ट्रस्ट जीत के देखे। वाओ, व्हाट अ पर्सन विंग इज़, मतलब क्या इंसान है विंग यार। वांग जी फिर भी उन सब लोगों की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखकर बस एक गहरी सांस छोड़ देता है। उसे पता था ऐसा कुछ ज़रूर होगा, इसलिए वो कहता है, बेहतर ये होगा तुम लोग अपनी गन मेरे ऊपर से हटा लो। अगर तुम लोगों ने मेरे 3 गिनने से पहले अपना ये कबाड़ खाना मेरे आगे से नहीं हटाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिनजुशान ताली मारते हुए बोलता है, वाह, वही तो मैं कहूँ, जिस इंसान को वी वुशान ने अपने पास रखा हुआ है वो इतना बुज़दिल कैसे हो सकता है। तुम्हारे अंदर भी गट्स हैं पर अफसोस हमने यहाँ आसपास सब जगह चेक कर लिया है, वी वुशान अपने साथ किसी को लेकर नहीं आया। तुम्हें पता है, उसे अच्छे से पता था कि वो यहाँ से बचकर निकल सकता है, भले उसे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसे हम ड्रग्स दे दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो ज़िंदा निकल जाएगा यहाँ से। पर तुम नहीं निकलोगे, इसलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आया। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, अगर तुम अपनी पार्टी चेंज कर लेते हो और हम लोगों के साथ मिल जाते हो, वी वुशान का कोई भी एक सीक्रेट हम लोगों के सामने रिवील कर देते हो और हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे, एकदम प्रोटेक्शन में रहेंगे हमारे। जिनजुशान वहीं बैठा हुआ था, पर वांग जी टस से मस नहीं हुआ। वो गिनती स्टार्ट कर देता है, 1 2 3। 3 गिनने के बाद भी जब किसी ने गन नहीं हटाई तो सीधे वांग जी ने उन लोगों की तरफ देखा और एक साथ गोलियां चली और उन गोलियों ने उन सब लोगों को भून डाला जिन लोगों ने वांग जी के सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। लेकिन विंग का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, मतलब वो 1% भी सरप्राइज नहीं था। वो एकदम कॉमन मैन की तरह बैठा हुआ था, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, बल्कि वो तो और ज़्यादा वाइन पोर कर चुका था अपने ग्लास में और उसे पीता जा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे इतने ख़तरनाक जगह पर लाकर मुझे खतरे में डालने के बाद भी 1% भी सरप्राइज़ नहीं हो कि मैंने इन सब लोगों को धूल चटा दी। विंग वांग जी की तरफ एक बार देखता है और बस एक ऐसे होता है ना, ऐसे हंसना कि हाँ सच में ऐसा उसका रिएक्शन था। वांग जी का चेहरा ही पेल हो गया था कि अब कैसे इम्प्रेस करे वो विंग को। इस चीज़ से भी इम्प्रेस नहीं हुआ था। जिनजुशान हैरान था। वो कहता है, मुझे अच्छे से पता था जिस तरीके से ये वी वुशान कोई सीधी चीज़ नहीं है तो तुम भी नहीं हो सकते। किसको साथ लेके आए तुम? जिनजुशान पीछे भागने की ताकत में था। वहाँ पे बचे कुछ लोग थे ना, वो भी वहाँ से भागने वाले थे पर नहीं भाग पाए। उन लोगों को कुछ और लोगों ने आके पकड़ लिया था। वो लोग जिन्हें शायद कोई भी नहीं जानता होगा, हमने उनका चेहरा कभी नहीं देखा। शायद वो वांग जी के लोग थे जिन्होंने बाकी लोगों को पकड़ करके उनको घुटनों के बल ला दिया। विंग अब जिशवान की तरफ देख रहा था, एक ऐसे स्मृति के साथ कि देखो, मैं तुम्हारे इलाके में आया और तुम्हें ही निस्तो नाबूद कर दिया, ऊपर से नीचे तक गिरा दिया। विंग फिर अपनी गन उठा करके उसमें बुलेट्स को लोड करता है और उसे जिनजुशान के सर पर बस तान देता है। वो गोली चलाने ही वाला था पर उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ पर गोली चलाई जिससे गन नीचे गिर गई।
विंग ने साइड में देखा तो एक लड़की, बहुत ही सेडक्टिव थी वो लड़की। उसने बहुत शॉर्ट्स कपड़े पहन रखे थे, पर सारे कपड़े ब्लैक थे। उसका हेयर स्टाइल में एक बन बना हुआ था, वो भी एक ब्लैक हेयर पिन से लगा हुआ था। उसका उसका पूरा हुलिया ऐसे बहुत चार्मिंग था, बहुत चार्मिंग, पर उतना ही ख़तरनाक ऑरा वो कैरी करी हुई थी। वो लड़की भी कई सारे सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर आई थी। जिन जुशवान उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, आली। वो लड़की सीधे आकर जिन जुशवान की तरफ हाथ बढ़ाती है और जुशवान खड़ा हो जाता है। यार लिव भी जुशवान की तरफ देखकर कहती है, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाने की कोशिश की, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाओगे। विंग अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वो अपने उस हाथ की तरफ देख रहा था जिस हाथ पर अभी गोली चली थी, जिसकी वजह से वो गन नीचे गिर गई थी। और उसने कुछ नहीं किया था, कोई और दूसरा एक्शन उसके पास था ही नहीं। वहाँ पर अब दोनों पार्टीज़ आमने सामने खड़ी थी। वांग जी विंग का हाथ पकड़ कहता है, चलो यहाँ से। विंग वांग जी की तरफ देखता है घूर कर, पर वो कुछ कहता नहीं है, बल्कि वांग जी के साथ चलने लगता है। अब वांग जी को नहीं पता कि क्यों ये उसकी बात मान गया, पर जो भी हो कम से कम मान तो गया। वांग जी उसे सीधा वहाँ से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ यान ली और जुशवान भी वहाँ से भाग गए थे। बाकी लोग जो थे वो एक दूसरे के ऊपर गोली से हमला कर रहे थे। उनकी लड़ाई तो चल रही थी। फाइनली वांग जी विंग को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था और वो ड्राइव करने लगा था। वापस जाने के रास्ते में वो लोग जंगल में पहुंचे थे। तब जाकर विंग ने उस कार को इतने बुरी तरीके से हिलाना चालू कर दिया, उसकी ड्राइविंग जो व्हील थी ना, जब वांग जी ड्राइव कर रहा था, उसे पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। उनका एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी सीधे पेड़ में जाके लगी, जिसके बाद वांग जी और विंग ने जो सीट बेल्ट लगाया था उनकी बदौलत दोनों बच गए। पर कसम से विंग के सर पर चोट आई थी, काफ़ी गहरी। वांग जी भी चोट से खून में लथपथ था, पर वो उस गाड़ी से जल्दी निकलता है क्योंकि कार ने धुआं मारना चालू कर दिया था और किसी भी पल उसमें आग लग के वो गाड़ी ब्लास्ट हो सकती थी। जो भी चीज़ वो कार से निकाल सकता था उसने निकाली, अपना फ़ोन एंड एक्सेट्रा। और उसने विंग को भी बाहर निकाला। विंग जो अभी भी नशे में था, वो बहुत ज़्यादा ऐसे उसके अंदर शायद से कि कोई ख़ास तरीके का ड्रग उसे दिया गया था, जिसकी वजह से अभी भी वो नशे में था। वांग जी विंग को बाहर लेकर के उस जंगल में अंदर की तरफ जा रहा था ताकि वो कार जब ब्लास्ट हो तो उनके ऊपर ज़्यादा असर ना आए। काफ़ी दूर तक आने के बाद फाइनली वांग जी विंग को छोड़ देता है और विंग सीधे ज़मीन पे जाके गिरता है। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। वांग जी कहता है, माफ़ कर दो, तुम्हें नीचे गिरा दिया मैंने, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें मैं नीचे गिरा दूँ, पर क्या करूँ, मैं भी थक गया हूँ तुम्हें यहाँ तक उठाकर लाते लाते। विंग का बिहेवियर जो था वो अनयूजुअल था, बहुत ऐसा जैसे कुछ बदल गया हो। वांग जी को नहीं पता क्या बदला है, क्यों बदला है, कैसे बदला है, लेकिन ये जो बदलाव है ठीक है। कम से कम विंग वांग जी से कुछ बात कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जिससे वांग जी विंग का भरोसा तो जीत सकता है। वांग जी और विंग तो जंगल में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर है शुयांग और सिंचन। शुयांग और सिंचन दोनों एक साथ बैठे हुए थे उसी घर में जहाँ पर लांस को रखा गया था। वहाँ सिंचन की तरफ देखकर शुयांग कहता है, अगर विंग को कुछ भी हुआ तो तुम देखना, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं लौटोगे। सिंचन कहता है, जिस दिन मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में कदम रखा था उसी दिन मेरी मौत लिखी हो गई थी कि मैं ज़िंदा वैसे भी नहीं रह सकता। घूर कर शुयांग सिंचन को देखता है और सिंचन कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम बिना रीज़न के किसी को नहीं मारते, तुम वी भूषण की तरह तो बिल्कुल नहीं हो जो बस अल्फ़ा देखा नहीं कि उसे बस गोली से उड़ा दिया। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे अंदर उन दो लोगों से ज़्यादा है। शुयांग को ये जो बटरिंग है कई बार कई लोगों ने की है, पर आज इस तरीके से सिंचन कर रहा था वैसे शायद ही किसी ने की हो। पर भी शुयांग अपने कोल्ड लुक को बरकरार रखते हुए कहता है, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम हम तीनों के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हो उसमें तुम कभी कामयाब नहीं होगे। सिंचन कहता है, अरे तुमसे किसने कहा कि मैं दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस तुमसे अपना रिश्ता और मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी और से कैसा रिश्ता है
इसकी मुझे क्या पड़ी है? वैसे भी तुम जैसा बोल्ड और इतना ज़्यादा ख़तरनाक ओमेगा अगर मेरे आसपास रहेगा मुझे पूरा यकीन है कोई मुझसे पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। शुयांग सिंचन की तरफ बस घूर कर देखता है। सिंचन कहता है, तुम फिर गुस्सा हो गए। तुम्हें एक बात बताऊं? कौन सी बात? सिंचन कहता है, जब मैं छोटा था तब से मेरा एक सपना था। पूछो क्या? शुयांग कहता है, मुझे नहीं पूछना। सिंचन कहता है, तुम नहीं पूछोगे तब भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरा सपना था कि मेरा एक छोटा सा परिवार हो, मैं, मेरा ओमेगा और हमारा क्यूट सा एक बेबी। चाहे वो ओमेगा हो या अल्फ़ा, फ़र्क नहीं पड़ता। और हम तीनों साथ में रहेंगे, एक दूसरे के दर्द को बांटेंगे, एक दूसरे की खुशी में शामिल होंगे। अगर उसे गुस्सा आएगा तो मुझे पीटेगा, और मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, मुंह बना के बैठ जाऊँगा। फिर वो मुझे मनाएगा, मैं भी उसे मनाऊँगा। और जब हम दोनों बात नहीं करेंगे तो हमारा बेबी आकर हम दोनों को मिलाने का काम करेगा। हमसे कहेगा कि उसको दोनों चाहिए, मम्मा और पापा, किसी एक से उसका काम नहीं चलेगा। फिर हम दोनों एक छोटा सा काम करेंगे, छोटा सा बिज़नेस खोलेंगे, एक साथ कुछ पैसे कमाएंगे, हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेंगे और उसे एक हेल्दी एजुकेशन देंगे। बहुत हैप्पी सी लाइफ होगी हमारी, सिंपल सी लाइफ होगी जिसमें कोई झगड़ा और कोई भी खून खराबा नहीं होगा। हम लोग सिंपल ज़िंदगी जिएंगे। शुयांग इन सब चीज़ों को इमेजिन करने लगा था। कैसी होगी वो ज़िंदगी जिसमें उसके साथ भी कोई ऐसा इंसान होगा जो उससे प्यार करता होगा। कोई ऐसा इंसान, अगर श्रेया को गुस्सा आएगा, जिसे वो मार सके, डांट सके, गुस्सा कर सके, रूठ सके, जिसके आगे नखरे दिखा सके, अपना बचपन फिर एक बार वो जी सके और वो बचकानी हरकतें कर सके जो किसी और के सामने नहीं कर सकता, अपने मन में जो आए वो बोल सके। कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी ना वो। पर तुरंत ही शुयांग अपने होश में आकर कहता है, तो तुम जीते क्यों नहीं अपना ड्रीम? जाकर किसी ओमेगा को ढूंढ लो। सिंचन कहता है, कुछ सपने बस सपने होते हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। मैंने जिस ओमेगा के बारे में सोचा था, मैं उस ओमेगा से अपनी ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। तो ये पता है, अपनी ज़िंदगी के इन 30 सालों में मुझे कभी किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। किसी ओमेगा की तरफ देखकर मुझे वो स्पार्क कभी महसूस हुआ ही नहीं। क्या स्पार्क? भला किसी इंसान को देखकर स्पार्क कैसे महसूस हो सकता है? शुयांग अपने दिमाग में ये सवाल करता है। सिंचन कहता है, किसी को देखकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़का होता। किसी को देखने के बाद बस उसे देखते रहने का मन करता, उसकी आवाज़ को बस सुनते रहने का मन करता, उसके पास जितना हो सके उतना बैठने का मन करता कि वो बस मेरा हो, किसी और का नहीं। शुयांग को तो ये सब चीज़ें बकवास लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है किसी को बहुत सुनने का मन करे, किसी को बस देखते रहने का मन करे, किसी के आसपास मंडराते रहने का मन करे और उस इंसान को किसी और का होने देने का मन भी ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बकवास चीज़ें हैं। तभी शुयांग का फ़ोन रिंग करता है। शुशे का कॉल था। शुयांग सिंचन से दूर जाके कॉल उठाता है। शुशे कहता है, व्हाट द हेल शुयांग, मैंने तुम्हें दिन में इतनी बार कॉल किया होगा और तुम अब जाके मेरा कॉल का रिप्लाई कर रहे हो। डोंट टेल मी कि तुम अभी भी उस सिंचन के साथ हो। मैं कह रहा हूँ तुम उसके जाल में फंसते जा रहे हो। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं रोका तुम बाद में पछताओगे और मैं तुम्हें रिग्रेट करते हुए नहीं देखना चाहता। शुयांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे अपने जाल में नहीं फंसा रहा है, मैं उसे अपने जाल में फंसा रहा हूँ। एंड तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया है? शुशे कहता है, हमारा प्लान काम कर रहा है ये बताने के लिए। प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना, तुम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलो, अपना दिमाग मत दौड़ाओ। तुम्हारे दिमाग चलाने के चक्कर में कोई कुछ गड़बड़ हुई तो विंग हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। शुयांग कहता है, हमेशा विंग 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 करते रहे हम दोनों, हमारा अपना कोई वजूद नहीं है क्या शुशे? शुशे हैरान भरी आवाज़ में कहता है,
श्रेयांक, ये तुम बोल रहे हो? हमारा अपना कोई वजूद नहीं है, हम वींग वींग करते रहते हैं, ये तुम कह रहे हो? श्रेयांक को रियलाइज़ होता है कि उसने सही नहीं कहा, तो वो कहता है, मेरा दिमाग सच में काम करना बंद कर चुका है, मुझे लगता है मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए। हम विंग के प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मैं अपना दिमाग नहीं दौड़ा रहा हूँ, और तुम भी अपना दिमाग मत दौड़ाना। विंग से पूछे बिना किसी को नुकसान मत पहुँचाना। तुम्हारा गुस्सा मुझे पता है कितना ख़राब है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे किसी को भी जान से मार दो। शुशे कहता है, मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं सनशाइन को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि वो किसी नुकसानदायक चीज़ नहीं होगी। जैसे ही मुझे पता चला कि वह हमारे प्लान के बीच आ रहा है, वो जिंदा नहीं बचेगा। श्रेयांक को अपने अंदर कुछ बदला बदला महसूस होता है ये सुनकर कि शुशे सनशाइन को मार डालना चाहता है, पर वो इस चीज़ को ना तो बयां कर सकता है और ना ही शब्दों में बता सकता है, तो बस हाँ भर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं लान सिजन का। लान सिजन के साथ में मिंग्याओ बैठा हुआ है। मिंग्याओ उस रूम में जो उनके लिए रखा गया है, जिसमें उन्हें ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया गया है, ना कोई टीवी है, ना कुछ है। उस रूम में बस एसी है जो चल रहा है, एटलीस्ट एसी तो है। मिंग्याओ बस उस रूम के चक्कर काट रहा था। लान सिजन कहता है, याओ क्या हुआ है तुम्हें, शांत हो जाओ, तुम्हारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मिंग्याओ कहता है, मैं क्या करूँ सिंचन, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांगजी सुबह से गायब है और वो वी भूषण के साथ है। तुम्हें समझ आ रहा है वी भूषण कितनी खतरनाक चीज़ है, तुम्हें और मुझे दोनों को पता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अब तक ज़िंदा कैसे बचे हुए हैं। लान सिचन कहता है, यह इस बात का सबूत है कि वी भूषण अपने मन में वांगजी को रख चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग अब तक ज़िंदा नहीं होते, हम लोग टॉर्चर हो रहे होते। तुम भले हो कुमुइका हो, और जो हम लोगों ने किया इसके बाद हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और तुम देखो, न केवल मैं, तुम, माँ और नेने, बल्कि सिंचैन भी अभी तक सही सलामत है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग सही चल रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही हम लोगों का काम ख़त्म होगा हम लोग यहाँ से दूर भाग जाएंगे। ना हम वी भूषण की नज़र में कभी आएंगे, ना किसी और की। मिंग्याओ कहता है, पर हम लोग इतना ख़तरनाक काम कैसे कंप्लीट करेंगे? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सिचैन, मुझे डर लग रहा है। सिचैन सीधा आकर मिंग्याओ को गले लगाते हुए बोलता है, याओ डरो मत, मुझे पता है तुम डरे हुए हो, पर भरोसा करो सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ गलत पर नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मिंग्याओ के फोरहेड पर लान सिजन किस करता है। जैसे ही वो ये करता है वैसे ही दरवाज़ा खुलता है और कुछ ओमेगास वहाँ आ गए थे, जिन लोगों को लान सिजन ने पहले कभी नहीं देखा। मिंग्याओ कहता है, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो ओमेगास जो दो ओमेगास वो आगे आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसा लगता है मुझे कि मैंने तुम लोगों का रोमांटिक टाइम ख़राब कर दिया है, पर आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ेगा। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लान सिचन ना, हमारे साथ चलो। वो ओमेगास लान सिचन को पकड़ के वहाँ से ले गए थे। वहाँ से ले जाते हुए शुयांग ने और सिंचन ने, लिली ने, बाउजा सरन ने, सबने उसे देखा और कोई कुछ नहीं कर पाया। लान सिचन को सीधे उस टॉर्चर वाले रूम में ले जाया गया था जहाँ पहले वांगजी को टॉर्चर किया गया था। वहाँ ले जा करके उसे जंजीरों से बांध दिया गया था। सिजन को पता था एक ना एक दिन तो ये दिन आने वाला था, कभी न कभी उसके साथ ये सब तो होना ही था। वो वी भूषण से पंगा लेने आया था, तो उसे अपनी जान तो दाव पे लगानी ही थी। लास्ट सिजन को बांधने के बाद में उसे वहाँ पर बस छोड़ दिया गया था। बस हर आधे घंटे में उसे बर्फ़ की सिल्ली पर 15-20 मिनट के लिए लिटा दिया जाता था। पर लास्ट सिजन को पता है ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है। उसके बदन को बहुत ठंडा रखा जा रहा है और इतना ठंडा किया जा रहा है कि उसके हाथों ने कांपना चालू कर दिया है। उसके पैर, उसका बदन नम हो गया है, हिलने लायक नहीं रहा है।
इतना ज़्यादा नम हो गया है उस बर्फ़ की सिल्ली पर लेटे लेटे। पर यह सज़ा उतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी ख़तरनाक तरीके से वांग जी को टॉर्चर किया गया था। वांग जी ने बताया था सचिन को, जिस तरीके से उसके बदन को खरोंचा गया था, नोचा गया था और मारा पीटा गया था, वैसा कुछ नहीं हुआ है लान सचिन के साथ में। बहुत नॉर्मल सी चीज़ हुई है उसके साथ में। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा कमेंट ज़रूर करना एंड अब बताना कैसा लग रहा है आपको ये FF। और हाँ, इसका मतलब विंग जो वांग जी के साथ घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। आप विंग को बहुत हल्के में लेने लगे हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। बाकी प्लान जो भी है वो आप आगे जानोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।